अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। सॉरी फॉर डिले, वो कुछ टेक्निकल वजह से टाइम में नहीं हो सका। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अजीज नाजरीन, नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। योर वेलकम, इस्तकबाल। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम तरबियत, सेहत और कैरियर रिलेटेड इश्यूज पे हम बात करते हैं। अब चूंकि काफ़ी देर हो गई टेक्निकल वजह से, मैं थोड़ा उसको जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आज का जो टॉपिक है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी जान की बहाली के लिए जो बुनियादी तरीक़ा इस्तेमाल होता है उस पे हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो टेक्निक होती है ये अक्सर आप देखे होंगे कि कोई अस्पताल में इमरजेंसी में होती है, या फिर कोई पेशेंट वार्ड में एडमिट है, वहाँ खुदा न खासा कुछ होता है तो वहाँ की जाती है, या फिर आईसीयू में है तो वहाँ इस्तेमाल होता है, या फिर कहीं फील्ड पे कोई एक्सीडेंट होता है तो पैरामेडिक को, जब एम्बुलेंस को जब बुलाया जाता है तो वो लोग ये प्रोसीजर करते रहते हैं। यहाँ इस टॉपिक को लाने का मकसद ये है कि पेरेंट्स को कुछ बेसिक मालूमात होनी चाहिए जब उनका बच्चा इस तरह की हालत में हो तो उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि या तो अस्पताल करीब में नहीं है, या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, या फिर एम्बुलेंस वक्त पे नहीं आती है। इस तरह के बहुत से रीजंस हो सकते हैं जो हमें इस तरह की सिचुएशन में डाल देंगे। तो ये जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसको अगर हम सीखते हैं या उसकी बहुत थोड़ी बहुत मालूमात हमें हो जाती है, तो जब तक हम एडवांस मेडिकल फैसिलिटी, मतलब एम्बुलेंस हो, पैरामेडिक हो, या फिर कोई डॉक्टर या नर्स, कोई इनकी मदद ना मिल जाए, तब तक के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो आज जो बात होगा पार्ट 1 में, वो जो 1 साल से छोटे बच्चे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। 1 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही टेंडर एज में होते हैं, ना ही अपनी मुश्किलें बताते हैं, ना ही जो है वो अपनी क्या प्रॉब्लम्स है वो सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से माँ बाप को अलर्ट होना पड़ता है। खास करके मिसाल के तौर पर रात में सो गए, खास करके सेम बेड में सोए हुए हैं, और सुबह पता चला कि बच्चा जो है बिल्कुल ही न हिल रहा है, न सांस ले रहा है, बिल्कुल ही नीला पड़ गया। तो ये सिचुएशन कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। खास करके अगर मिसाल के तौर पर बच्चे को कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, यानी पैदाइशी तौर पर कोई बीमारी थी जो जिसको डिटेक्ट नहीं किया गया था, या मालूम नहीं था कि हमें इस तरह का मामला है, तो वो कभी भी इस तरह से हो सकता है। जिस तरह के कुछ मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उन्हें कुछ एंजाइम्स न मिलने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या फिर बच्चा जो है सिवियर इन्फेक्शन चल रहा था बच्चे के अंदर, तो कंडीशन खराब हो गई, तो घर पे जो है वो ऐसी हालत हो सकती है कि भाई अचानक से जो है बच्चा बिल्कुल ही न हिल रहा है, न सांस ले रहा है, और नीला पड़ गया है। इस तरह से हो सकता है। इसी तरह की बहुत सी सिचुएशंस में ये हो सकता है कि बच्चा जो खास करके कुछ खिलौने से खेल रहा था, या फिर छोटे-छोटे दानों से वो, मतलब वो मुँह में डाल के खेल रहा था, तो अचानक से उसके साँस की जो नाली है वहाँ जाता है, फिर वो साँस रुक जाती है, फिर जो है बच्चा बिल्कुल ही जो है नीला पड़ जाता है, और थोड़ी देर के बाद जो है ना साँस ले रहा है ना कुछ। तो ये सिचुएशन, इस तरह की और सिचुएशन जो है इस कंडीशन को दे सकती है। तो बेसिकली हम जो आज देखेंगे कि भाई अगर ये हालत हमारे घर में होती है या हमारे आसपास में होती है, तो जहाँ एम्बुलेंस को बुलाना ज़रूरी होता है, जहाँ डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, वहाँ जो शुरू के कुछ चंद लम्हात जो होते हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। अगर हम सिर्फ डॉक्टर के घर, मतलब यानी डॉक्टर के पास पहुंचने या अस्पताल पहुंचने में अगर हम वक्त लगाते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाता है, तो जो शुरुआत के जो अहम लम्हात हैं, जो क्रूशल मोमेंट्स हैं शुरू के, वो अगर हम मिस करते हैं तो बच्चे को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई शुरू के क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो
एज अ पेरेंट या बाय स्टैंडर्ड जो है हमें करने की है। तो इस सेशन में हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ हम वो बात नहीं करेंगे जो अस्पताल में होती हैं, या फिर हम वो बात नहीं करेंगे जो हो एईडी जिसको बोलते हैं, यानी ऑटोमेटेड जो डिफिब्रिलेटर जो होता है, ठीक है, उसकी हम बात नहीं करें क्योंकि हर एक के पास नहीं होता है। तो हम बेसिक, अब निहत्ते माँ बाप हैं, अगर खुदा न खास्ता इस तरह की सिचुएशन आती है तो फर्दर हमें हेल्प मिलने से पहले हमें क्या करना है वो हम बात करेंगे। यहाँ मैं फिर एक बार एम्फसाइज करना चाहूँगा कि पेरेंट को इस हालत में बहुत ही हिम्मत से काम लेना होता है। मैं जानता हूँ कि हर एक पेरेंट के लिए एक बहुत ही पैनिक की सिचुएशन होती है, बहुत ही डरने वाली चीज़ होती है कि बच्चा अपना जो जिसको हमने काफ़ी दुआओं के बाद, काफ़ी मन्नतें मांगने के बाद जब पैदाइश होती है तो उसका रोना-धोना जो है सब कुछ करने के लिए जो है अपनी नींद भी कुर्बान करते हैं, अपना खाना-पीना भी कुर्बान करते हैं। तो वैसे बच्चे को जब हम देखते हैं कि बिल्कुल ही वो न साँस ले रहा है, ना पूरा नीला पड़ गया है और लगता है कि भाई बच्चा जो है वो हाथ से गया। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझ सकता हूँ कि हमारी एज़ अ पेरेंट क्या सिचुएशन होगी। लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी जो है अगर हम हिम्मत से काम लेते हुए ये जो इनिशियल स्टेप्स हैं, अगर हम उनको करते हैं, वो स्टेप्स हम अडॉप्ट करते हैं तो बच्चे के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और डैमेज जो अगर होना है तो कम होगा। तो ज़रा हम उसको एक स्लाइड्स के ज़रिए हम देखेंगे, उसके बाद जो है एक शॉर्ट सा वीडियो रहेगा। फिर उसके बाद हम फिर थोड़ा बहुत उस पे बात करेंगे ताकि हमारी नॉलेज रिफ्रेश हो। तो मैं सबको याद दिला दूं कि हम जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट, या जिसको आप कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन यानी सीपीआर जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, उस पे हम बात कर रहे हैं। आज जो है पार्ट 1 है, इन्फेंट पे हम बात कर रहे हैं, यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रॉब्लम। तो जब भी आप देखते हैं कि भाई आपका बच्चा या किसी आपके करीब के बच्चे जो हैं ये उम्र में बिल्कुल ही फ्लैट हैं, फ्लैट मतलब है कि न सांस ले रहे हैं, न उनके खून में जो है सर्कुलेशन हो रहा है, पूरा बच्चा ब्लू हो गया है और कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसी हालत में हमें इमीडिएटली क्या करना है वो हम बात करें। तो आज जो हमारे मेन ऑर्गन्स जो फोकस पे रहेंगे वो ये है कि लंग्स है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो है हार्ट है, बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम है, एग्जैक्टली उसका पिक्चर वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है तो हम हार्ट से डील कर रहे हैं, फिर लंग से डील कर रहे हैं। और जो पोजीशन हमारी होनी है वो पहले मैं आपको बताता हूँ। ये एक अगर बच्चे की नब्ज देखना हो, छोटे बच्चे की, तो हम यहाँ देखते हैं, जो पल्स देखते हैं, पल्स चेकिंग, तो ये यहाँ होता है, ठीक है। बड़ों का जो है रिस्ट के करीब होता है, ठीक है। छोटे बच्चों का जो है हम यहाँ देख सकते हैं। 2 उंगलियां जो है शोल्डर और एल्बो जॉइंट के बीच में अगर हम हाथ रखते हैं तो आपको पल्स फील होगी। अगर आपके बच्चे की, अगर आप अभी फिलहाल अगर चेक करें घर में तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कहाँ पकड़ने से कहाँ पल्स मिलती है। और एक पोजीशन जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो बच्चे के जो 2 निपल्स हैं, निपल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं, सो उससे थोड़ा 1 सेंटीमीटर जो है 2 सेंटीमीटर नीचे आप लेंगे, तो वो जो ब्रेस्ट बोन है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। उसका जो है लोअर 1/3 जो पार्ट है ना, वहाँ पर हमें प्रेशर डालना है, वो पोजीशन आप देख लीजिए। दूसरा जो है दो अलग तरीके यहाँ बताए गए हैं। एक तो 2 उंगलियों से जो आपकी जो लंबी जो उंगलियां हैं बीच की, उससे आप कर सकते हैं, या फिर जो है 2 थम्स हैं जो सारे बच्चे को इस तरह से एनसर्कल करके पकड़ते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है इसमें जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक पोजीशन यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये वही है, इसको ज़रा हम करीब से देख रहे हैं कि जिस तरह से जब हम 2 फिंगर्स यूज़ कर रहे हैं, नीचे वाली पिक्चर में आप देखेंगे कि बच्चे की जो हेड पोजीशन होती है,
वो जो है उसको कैसे हम न्यूट्रल पोजीशन या स्लाइटली एक्सटेंडेड पोजीशन में मेंटेन करना होता है, क्योंकि सांस की नालियां जो हैं वो इस पोजीशन में खुलती हैं। वरना अगर आप बच्चा ऐसे फ्लेक्स करता है तो फिर वो सांस लेने की जो नाली है वो बंद हो जाती है। फिर और एक पोजीशन जो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि जब हम माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं, जब बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं तो बच्चे की नाक और मुंह दोनों कवर होनी है। हमारे जो लिप्स हैं उसके दरमियान बच्चे की नाक और मुंह दोनों। बच्चा चूंकि छोटा होता है, उसके जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो छोटे होते हैं हमारे मुंह के साइज से, तो वो आसानी से आ जाते हैं। तो हमें इसका खास ख्याल रखना है कि नाक और मुंह दोनों मिला के हमें कवर करना है जब हम दे रहे हैं। तो जहाँ तक इन्फेक्शन होने का हमें सवाल, इसलिए जो है थोड़ा डिस्पोजेबल आपको जो है मास्क मिलते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। वो अगर हमारे पास हम रख लेते हैं या फिर किसी के पास अवेलेबल है तो वो जरा सेफ होता है। एक लेकिन एक इमरजेंसी में अपना अपना खुद का बच्चा है, बच्चा वाज अदरवाइज हेल्दी, तो ये जो है ये माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का एक तरीका है। यहाँ पोजीशन देखिए कि एक हाथ से जो है ये जो चिन का हिस्सा होता है वो थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारी सांस की नाली है वो खुल जाती है बच्चे की। तो हेड जो है आप खास ख्याल दीजिए कि बच्चे का जो है ऐसे फ्लेक्स नहीं है, बल्कि ऐसे थोड़ा सा एक्सटेंड है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह है इसको थोड़ा ऐसे लिफ्ट किया जा रहा है ताकि जो सांस का जो तरीका है, जो रास्ता है वो जो है खुला रहे जब हम माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, तो ताकि वो हवा लंग्स में जाए। तो यहाँ हमें एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है कि जब हम बच्चे को माउथ टू माउथ ब्रीथ देते हैं, सांस देते हैं, तो ये जो छाती होती है, जो चेस्ट होता है, वो थोड़ा राइज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इफेक्टिवली वो माउथ टू माउथ ब्रीथ दे रहे हैं। जैसे कि आपने मुंह और नाक पे अपने लिप्स रख के अगर फूंक देते हैं तो बच्चे की जो चेस्ट है, वो छाती है, वो ऐसे मूव होती है ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सांस का रास्ता खुला है और आप इफेक्टिवली उसमें ब्रीथ दे रहे हैं। वरना थोड़ा हेड पोजीशन आपको ठीक करना पड़ेगा और जो है फिर एक इफेक्टिव ब्रीथ देना पड़ेगा आपको। मैं जो बता रहा था कि ये जो रिससेटर मास्क होते हैं जो प्लास्टिक के आप देख रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये लगा के देने से क्या होता है कि आप डायरेक्ट पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, तो इससे जो है इन्फेक्शंस और हाइजीन का जो इशू है वो उससे बचा जा सकता है। तो इमरजेंसी में आपका अपना बच्चा है, अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना अगर ये हो तो बहुत अच्छा है। अब यहाँ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप अकेले हैं, ये जो रेड शर्ट पहने हुए हजरत हैं, तो ये अकेले हैं। ठीक है, ये अकेले में जो है एक हाथ से आपको चेस्ट कॉम्प्रेशन भी देना है, यानी छाती को दबाना भी है, और उसके बाद जो है सांस भी देनी है। तो वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए आप आसानी से एक तरफ से एक हैंड से जो है, एक हाथ से हेड को एक पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं और दूसरे हाथ से कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, जब कंप्रेशन देना हो तो राइट हैंड आप काम करेगा, जब आपको ब्रीथ देना है तो लेफ्ट हैंड से, वैसे भी हेड पोजीशन में है तो इमीडिएटली ब्रेथ देके फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये एक तरीका है अगर अकेले हैं। ठीक है, अगर दो आदमी हैं अवेलेबल, ठीक है, तो एक जो है चेस्ट, बाजू की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चेस्ट कंप्रेशन एक आदमी दे रहा है और दूसरा जो है वो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग के लिए उसके ऊपर रेस्पिरेटर लगा के रखा हुआ है ताकि उससे ब्रीदिंग दिया जा सके। तो अगर एक है तो इस तरह से कर सकते हैं, अगर दो है तो इस तरह से करते हैं, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन देने में जो है आदमी जल्दी थक जाता है, इसलिए जो है एक तरफ से अगर आदमी दे रहा है, दूसरी तरफ से ब्रीदिंग का काम हो सकता है। लेकिन अगर अकेले हैं तो दोनों भी काम हमको ही करने पड़ेंगे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहूंगा कि इसके बाद हम एक वीडियो देखेंगे, शॉर्ट वीडियो, पहले आप देख लीजिए, ठीक है, फिर उस पर हम थोड़ा बात करते हैं ताकि बात वाज़ेह हो जाए।
तो आपने देखा होगा कि इस वीडियो के अंदर जो बेसिक स्टेप बताए गए हैं उसको हम थोड़ा दोहराते हैं ताकि बात ज़हन में बैठ जाए। देखिए, जैसे हम आते हैं मिसाल के तौर पर आपका अपना घर नहीं है, किसी के मतलब कहीं गार्डन में इस तरह से बात हो जाती है या फिर पड़ोस में हो जाती है, कि आपको मदद के लिए बुलाया जाता है। इस तरह से अगर कोई चीज़ होती है, तो पहले आप अपनी सेफ्टी के लिए देखिए। मिसाल के तौर पर कहीं इलेक्ट्रिक शॉक का तो सीन नहीं है कि भई जो है वायर लगी थी, पानी लगा था, बच्चा जो वहाँ गया फिर उस शॉक से वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया। अगर इस तरह है तो फिर आपकी अपनी सेफ्टी ज़रूरी बनती है। तो या फिर जो है आजू-बाजू कोई आग का मसला है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। या फिर जो है कुछ केमिकल्स गिरे हुए हैं आजू-बाजू कि भई आप जाते ही जो है आपके ऊपर भी वो केमिकल्स आ सकते हैं। इस तरह कुछ रीज़न्स हैं जो आपकी अपनी सेफ्टी को हैम्पर कर सकते हैं। तो पहले हमें वो हमें ध्यान देना चाहिए कि भई हम सेफ हैं नहीं। जैसा मिसाल के तौर पर जो लोग फ्लाइट में सफ़र कर चुके हैं, उन्हें एक्सपीरियंस होगा कि भई अनाउंस किया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऑक्सीजन मास्क जब नीचे गिरेंगे तो पहले हमें जो मतलब अडल्ट्स जो होते हैं, माँ-बाप होते हैं या जो भी केयर टेकर होते हैं, पहले अडल्ट्स जो है पहले अपना मास्क लगाएँ। ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिलती रहे तो फिर वो बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। तो वहाँ इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पहले अपने आप को लगाएँ मास्क फिर बच्चे की हेल्प करें, ठीक है? हालाँकि आम समझ तो ये होती है कि पहले बच्चा जो है पहले उसकी हेल्प करना चाहिए क्योंकि हमारा दिल का लाडला है, प्यारा है। लेकिन अगर उस प्रोसेस में अगर हमारा अपना खुद ऑक्सीजन कम हो जाए, तो फिर हम बच्चे की भी मदद नहीं कर सकेंगे, फिर हमारी भी जान जा सकती है। तो वहाँ जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि भई पहले आप अपनी प्रिकॉशन लें, आप अपना मास्क लगाएँ, फिर बच्चे को हेल्प करें। वही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होती है कि जैसे ही हम सीन पे पहुँचे, तो पहले देखेंगे कोई आज़ू-बाज़ू जो है ऐसी कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है जिससे आपकी अपनी जान जो है वो जोखिम में जा सकती है। तो अब यहाँ देखिए कॉन्शसनेस जो होता है बच्चे को होश में है नहीं है वो चेक करना होता है, ठीक है? हो सकता है बच्चा सो रहा हो और आप जाके जो है वो कंप्रेशन शुरू कर दें माउथ टू माउथ ब्रीथिंग ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कॉन्शसनेस चेक करना है मतलब बच्चा होश में है ही नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि ज़रा भी आपको डाउट हुआ तो आप थोड़ा जो है बच्चे के जो है पैर पे थोड़ा जेंटल टैप कर सकते हैं, ठीक है? या फिर शोल्डर पे टैप कर सकते हैं। इससे बच्चा जो है या तो कुछ मूवमेंट दिखाता है या फिर रोता है या फिर जो है ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी ऑब्वियस दिखाई पड़ती है। तो ये हमें होश चेक करना ज़रूरी होता है कोई और फर्दर काम करने से पहले। जी, ये जो यहाँ 91 बताया गया है ये अमेरिकन सिस्टम होता है, लेकिन ये जो इमरजेंसी नंबर होता है हर एक अपने-अपने रीजन का अलग-अलग होता है। मिसाल के तौर पर 102, 108 ये इस तरह के जो इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर्स होते हैं, अपने-अपने रीजन के हिसाब से जो नंबर है हमें याद होना चाहिए और बच्चों को भी हमें याद कराना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी ये नंबर कॉल करनी है। तो जब हम जैसे ही देखते हैं कि बच्चा जो है वो होश में नहीं है तो इमीडिएटली जो है पुकारा जाए हेल्प के लिए कि भई आप सो एंड सो नंबर को कॉल करें या हेल्प के लिए कॉल करें। आप उस सीन से हटेंगे नहीं, ठीक है? आप हेल्प के लिए बोलेंगे दूसरों को कि भई ये नंबर कॉल करो क्योंकि आपका वहाँ होना और इमीडिएट जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स का करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यहाँ आप देखिए जैसे ही आपने देखा कि बच्चा होश में नहीं है, उसको थोड़ा स्टिमुलेट करके देखा कि बच्चा जो है रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। तो नॉर्मल ये होता है कि जैसे हम स्टिमुलेट करके उसको अवेकन करने की कोशिश करते हैं तो आँखों के पास जो पलकें होती हैं या तो वो हिलती हैं या फिर जो है बच्चा मूवमेंट बॉडी मूवमेंट दिखाता है या फिर रोता है या फिर खाँसता है, जो इस तरह का कुछ दिखाते हैं। तो जैसे ही ये लगता है कि भाई देन बेबी इज कॉन्शियस वो अलग अगर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है तो इमीडिएट जो है आप हेल्प के लिए कॉल करें एम्बुलेंस के लिए नंबर डायल करने के लिए आप बताएं।
देखिए, जो प्रोसीजर हम बता रहे हैं वो जिसको हम कार्डियो पल्मोनरी रिससटेशन यानी सीपीआर जिसको हम कहते हैं, या बेसिक लाइफ सपोर्ट जो भी है, उसको करने के लिए हमें एक तो डेंजर से दूर हमें बच्चे को रखना है, और दूसरा जो है, अगर बच्चा पेट के बल सोया हुआ है तो उसको उलट करके पीठ पे बल सुलाना है, और जो जिस सरफेस पे हम बच्चे को सुलाएंगे वो फर्म एंड फ्लैट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नरम गादी जैसा है, जो आप बिछोना होता है या फिर जो है कुर्सी है, इस तरह का नहीं, यानी फर्म फ्लैट सरफेस होना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको कंप्रेशन देने के लिए एक पोजीशन मेंटेन करनी होती है, और वो कंप्रेशन उसी वक्त इफेक्टिव होता है जब आपके हाथ के बीच में और सरफेस के बीच जो मतलब यानी बच्चे का जो दिल होता है वो आपकी उंगली और जो हार्ड सरफेस है उसके दरमियान अगर दबता है, तभी जाके वो इफेक्टिव कंप्रेशन होता है। ठीक है, तो कंप्रेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए वो जरूरी है कि नीचे का जो सरफेस है जिस पर बच्चा को आप पीठ के बल सुला रहे हैं वो फ्लैट और फर्म सरफेस हो। देखिए, इस जो ये एक इमीडिएट जो 10 सेकंड्स का जो पीरियड आता है, यहाँ पर हमें देखना है कि बच्चा सही मानों में सांस नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ऑब्जर्व करके देखना है कि चेस्ट जो है मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, या फिर जो है आंखों के पास पलकें जो है थोड़ा बहुत हिलती हैं, या फिर ठीक है, या फिर जो कोई बॉडी के मूवमेंट थोड़ा सा आप थोड़ा टच करके देखेंगे तो वो बच्चा मूव करता है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है 10 सेकंड से ज्यादा नहीं आप वहाँ वेस्ट करेंगे। तो ये कंफर्म करने के लिए है कि बच्चा बिल्कुल ही बेहोश है और सांस भी नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म करने के लिए थोड़ा 10 सेकंड चाहिए। अगर ये बहुत केयरफुली अगर हम करते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि बच्चा बिल्कुल ही सांस नहीं ले रहा है। जैसे ही हमें लगता है कि बच्चा जो है वो बेहोश है यानी रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है और सांस भी नहीं ले रहा है, तो ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक तो हमने हेल्प के लिए कॉल किसी को करने के लिए कहा है, जो नंबर डायल करने के लिए कहा गया है एम्बुलेंस का, लेकिन इमीडिएट जो है वो चेस्ट कंप्रेशन शुरू, यानी जो जो बच्चे का दिल होता है उसको हम हमारी उंगलियों और नीचे का जो सरफेस है ग्राउंड सरफेस उसके दरमियान में हमें दबाना है। ठीक है, उंगलियों की पोजीशन देखिए, या तो ये तरीके से हो सकता है, या फिर जो पहले हमने पिक्चर में देखा कि दो थम्स जो अंगूठे होते हैं वो अंगूठों से भी हम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे की चेस्ट जो है छोटी होती है, ये उंगलियों से काफी होता है। बच्चे जब बड़े होते हैं या फिर अडल्ट में जो है हम वो बाकायदा रिस्ट जो हम आपको दिखाएंगे अगले सेशंस में कि वो दोनों हाथों से करना पड़ता है, ये काफी नहीं होता है उंगलियों से। चूंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनकी चेस्ट जो है कॉम्प्लाइंट होती है, नरम होती है, फ्लेक्सिबल होती है, तो इसलिए फिंगर से काफी होता है। तो ये जो कॉम्प्रेशन की जो टेक्निक है इसको हम 30 मरतबा गिनते जाएंगे। ठीक है, तो 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 इस तरह से जो है 30 मरतबा करेंगे। 30 मरतबा जब करते हैं तो उसके बाद जो है बच्चे को 2 मरतबा सांस देनी है, जो मुंह और बच्चे की नाक और मुंह दोनों को कवर करते हुए सांस देनी है, इफेक्टिव सांस देनी है जो चेस्ट को छाती को रेस करती है। ठीक है, तब ये एक साइकिल होता है। इस तरह से आपको कम से कम 5 साइकिल करने होते हैं जो तकरीबन आपको 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो चेक करना पड़ता है दोबारा कि बच्चा जो है या तो वो कोई खांस देगा, या फिर जो है रोना शुरू हो जाएगा, या फिर जो है बॉडी मूवमेंट्स हो गए, कि आपको लगता है कि कोई साइंस ऑफ लाइफ दिख रहे हैं, यानी जिंदगी कुछ जो है अलामत आपको दिख रहे हैं कि बच्चा ठीक है। ठीक है, तो जब तक वो नहीं आता तो ये आप साइकिल कंटिन्यू करते रहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने 30 मरतबा कॉम्प्रेशंस दिए और 2 मरतबा सांस दिए, फिर वापस जाके फिर 30 मरतबा कॉम्प्रेशन देंगे, फिर जो है 2 सांस, इस तरह से जो है 2 मिनट में आपके 5 साइकिल होते हैं। जब तक आपको लगता है कि बच्चा ठीक हो गया है, यानी रोने लग गया है, खांस रहा है, सब मतलब आंखें खोल के आपको देख रहा है, या इस तरह से अगर कुछ होता है, या फिर कोई एम्बुलेंस है, कोई पैरामेडिक है, या कोई डॉक्टर है, या कोई नर्स आपकी हेल्प के लिए आते हैं, या फिर आप ऐसी में फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं कि भाई वो आगे का कार्रवाई करें, तो उस वक्त आप छोड़ सकते हैं। या फिर आपके हेल्प के लिए कोई और आते हैं मीन टाइम,
तो आप काम शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो है चेस्ट कॉम्प्रेशंस कर रहे हैं, यानी छाती को दबाने वाला काम, और दूसरे जो हैं वो सांस लेने। तो इस तरह से काम डिवाइड करते रहें, या फिर आप शिफ्ट करते रहें 2-2 मिनट के बाद जो है, क्योंकि कंटिन्यूअस चेस्ट कॉम्प्रेशन देने से उंगलियों में थोड़ा फैटिग आ जाता है, दर्द आता है, कमजोरी आ सकती है। तो 2-2 मिनट के बाद जो है आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी 2 मिनट आप कॉम्प्रेशन दिए, फिर 2 मिनट आप जाके सांस देंगे, फिर दूसरा शख्स जो है वो अपना रोल बदलता रहेगा। तो ये जरा दोबारा देखिए वीडियो, ताकि बात जहन में बैठ जाए। यहाँ देखिए, हमने पहले भी बात की थी कि बच्चे का जो सर है, उसको थोड़ा पीछे की तरफ ढकेलना होता है, ताकि जो सांस की नाली है वो खुली खुली रहे, और हमारी जो ब्रेथ हम दे रहे हैं, जो सांस दे रहे हैं, वो बच्चे के लंग से फेफड़े तक चला जाए। तो एक हाथ से आप पेशानी के पास रख के थोड़ा लिफ्ट कर रहे हैं, ताकि बच्चे का हेड जो थोड़ा एक्सटेंशन पोजीशन में चला जाए, और साथ में उसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं कि चिन के पास थोड़ा सा प्रेशर डाल के उसको थोड़ा ऊपर करें, ताकि जो बच्चे की जुबान होती है, वो हमारा जो सांस का जो तरीका, जो रास्ता होता है, उसको ब्लॉक ना करें। तो ये हमें सांस देने से पहले इसका ध्यान रखने की जरूरत है। और इफेक्टिव ब्रेथ जो उसी वक्त होती है जब आप देखते हैं कि बच्चे की जो चेस्ट है वो मूव हो रही है, यानी जो छाती जो है वो ऊपर नीचे हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सांस देने का जो तरीका है वो सही है। तो जब लगता है कि बच्चा जो है वो ठीक हो गया, यानी मोमेंटरीली जो है बच्चे की सांस बंद हो गई थी, और बिच्छू बिल्कुल ब्लू हो रहा था। आपने जैसे ही बच्चे को आइडेंटिफाई किया, तो आपने देखा कि बच्चा जो है रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, होश में नहीं है। आपने उसको स्टिमुलेट करने की कोशिश की, उस वक्त भी नहीं हुआ। फिर जो है आपने चेक किया कि बच्चा जो है वो सांस नहीं ले रहा है। फिर जो है आपने इमीडिएटली चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू किया। चेस्ट कॉम्प्रेशन का तरीका हमने देखा 2 उँगलियों से या 2 अंगूठों से, और जो रेट होना है वो 30:2 है, अगर आप अकेले हैं तो, ठीक है? तो 30 मर्तबा जो है चेस्ट कॉम्प्रेशन होगा, फिर उसके बाद 2 ब्रेथ्स आप देंगे। साँस देने का तरीका हमने देखा कि एक हाथ से किस तरह से हेड को थोड़ा पीछे की तरफ टिल्ट करना है, और जो है जब साँस दे रहे होते हैं तो बच्चे की नाक और मुँह दोनों कवर होनी है, और चेस्ट राइज़ होना चाहिए, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप इफेक्टिवली बच्चे को साँस दे रहे हैं। ये आप साइकिल कंटिन्यू करते रहे, या तो बच्चा ठीक हो गया मतलब ये है कि तो जो साइंस ऑफ लाइफ दिखाई दिया, बच्चा जो है आँखें फड़फड़ा के खोल दिया है, रो रहा है, खाँस रहा है, और फिर जो है सारे बॉडी मूवमेंट होने लगे, तो इसका मतलब है कि बच्चा थोड़ा बेहतर है। तो उसको जो है चूँकि आप ऑलरेडी एम्बुलेंस को कॉल किए होते हैं, या डॉक्टर को कॉल किए होते हैं, वो लोग रास्ते पे हो सकते हैं। तो फिलहाल जो है आप उन बच्चे को रिकवरी पोज़ीशन में रखेंगे, ताकि वो आके दोबारा इवैल्यूएट कर सकें, ठीक है? तो आप रिकवरी पोज़ीशन ये होता है, या तो आप अगर आप हाथ में पकड़ के रख रहे हैं तो इस पोज़ीशन में रख सकते हैं, या फिर आप बेड पे डालना चाहें तो इस पोज़ीशन में आप रख सकते हैं। तो इसको हम रिकवरी पोज़ीशन कहते हैं। तो जैसे ही आप इस पोजीशन में डालते हैं, तो क्या होता है कि बच्चा जो है फर्दर एक्सपर्ट हेल्प आने तक जो है ये बच्चा इस पोजीशन में सेफली रह सकता है। अब ये जो प्रोसीजर हमने देखा कि भई ये बेसिक है, यानी ये हर माँ-बाप को या फिर हर अडल्ट या जो भी शऊर रखते हैं, उनमें अगर ये टेक्निक आ जाती है, तो हम किसी की भी जो है वक़्त की ज़रूरत पड़ने पर किसी की जान बचा सकते हैं। वो हो सकता है हमारा अपना बच्चा हो, किसी का अपना रिलेटिव हो, फ्रेंड्स का हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है? ये एक बेसिक टेक्निक है,
इससे हमें आगाही होनी चाहिए और हम चाहे तो गुड़िया पे घर में जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा ये है कि खुद कुरान में हमें इसकी अहमियत पे जोर दिया गया है कि अगर हम किसी एक की जान बचाते हैं तो ऐसा है कि हम सारी इंसानियत की जान बचाएं। तो इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है, एक जान बचाने से जो है इक्वल टू सेविंग द एंटायर ह्यूमैनिटी। तो ये एक बहुत ही सवाब वाला काम है। इसको हमें सीखना चाहिए और अपने और अपने जानने वालों के बच्चों की जो है हम मदद कर सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े तो। तो अज़ीज़ नाज़रीन, अम, आप एक तो ये है कि शुरू में जो डिले हुआ, मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और टेक्निकल वजह से जो है वो लिंक नहीं हो पा रहा था नेटवर्क की वजह से। दूसरा ये है कि आज हमने जो बात की है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट है, जिसको हम सीपीआर भी कहते हैं। ये आउट ऑफ हॉस्पिटल सेटिंग है, यानी हॉस्पिटल में जब होते हैं तो फिर पैरामेडिक वाले जो हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, वो लोग टेक करेंगे, हम उसकी बात नहीं करें। हम आउट ऑफ द हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यानी आप घर पे हैं, कहीं मार्केट में हैं, कहीं गार्डन में हैं, कहीं ये हादसा कहीं भी हो सकता है। तो 1 साल से जो बच्चे इस तरह की पोजीशन में हों कि भई कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, होश में नहीं है, साँस नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल नीले पड़ गए हैं, इस तरह से अगर सिचुएशन आती है तो इमीडिएट जो आप रिएक्शन करना है उसकी हम बात कर रहे थे आज। तो जो बेसिक लाइफ सपोर्ट है उसको जैसे ही आपने देखा कि भई बच्चा इस हालत में है, तो इमीडिएटली आपने हेल्प के लिए पुकारा, ठीक है? एम्बुलेंस कॉल करने के लिए कहा और फिर आपने कन्फर्म किया कि बच्चा रियली ब्रीथिंग नहीं कर रहा है, ठीक है? तो फिर आपको देखा बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्रीथिंग नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली आपने जो है चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया। हमने देखा कि भई हाथ कहाँ रखना, उँगली कहाँ रखना है, कैसे कंप्रेशन करना है, किस रेट पे कंप्रेशन करनी है। फिर कंप्रेशन के बाद जो है सांस कैसे देनी है और कितनी देनी है, ठीक है? तो ये साइकिल जो है वो कम से कम 2 मिनट में जो है आपके 5 साइकिल हो जाएँगे। इस तरह से अगर हम करते रहें, उस वक़्त तक करते रहेंगे जब तक हमें या तो एम्बुलेंस नहीं आती है या फिर बच्चा ठीक होने हो जाता है या फिर जो है डॉक्टर या नर्स या पैरामेडिक जो है जो आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं। तो अगर हम इस तरह की शुरुआत के जो बेसिक स्टेप्स हैं, अगर हम वो कर लेते हैं, तो एक तो ये है कि बच्चे के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और खुदा ना ख़ास्ता अगर कोई डैमेज हुआ होता है, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम हो क्योंकि बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, ख़ास करके दिमाग वग़ैरह जो है, उसको अगर ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए कुछ अरसे के लिए, तो फिर तो वो परमानेंट डैमेज कर सकता है। तो ये जो बेसिक स्टेप्स थे, हमने कोशिश की कि भई आप उससे आगाह रहें। उम्मीद है कि इससे फ़ायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह फिर अगले सेशंस में जो है बाकी उम्र के जो बच्चे आते हैं उस ग्रुप को कैसे डील करना है, वो तरीका कैसे रहेगा, हम उस पे बात करते हैं। सब्र के साथ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और वंस अगेन सॉरी फॉर द डिले। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।